लकी जय से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। जैसे ही वो जय के कमरे में घुसा तो उसने देखा कि वहां पर पहले से ही निशा बैठी हुई थी। उसे देखकर लकी हैरान हो गया। बाद में उसने जय को बताया कि निशा उसकी दोस्त थी। निशा को लकी के मुंह से बस यही सुनने का इंतजार था और वो काफी खुश हो गई। जब उसने ये सब शोएब को बताया तो शोएब ने उसके हाथ में जहर की एक बोतल थमा दी। ये जहर उसे लकी को देना था। अगले दिन सुबह जब लकी मैदान में बैठकर राधिका और उसके साथियों को रेस लगाते हुए देख रहा था तो उधर से निशा उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इधर जब राधिका लकी के सामने से निकली तो लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसने अपना हाथ हिला दिया। राधिका भी उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसने भी अपना हाथ हिला दिया। ये देखकर वहां पर खड़े कुछ लोगों को लकी से जलन होने लगी। लकी, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इतने में पीछे से लकी के कानों में किसी की आवाज आई। लकी ने देखा कि उसके पीछे निशा खड़ी थी और उसके हाथ में आज फिर से एक थर्मस पॉट था। अरे मैं यहाँ पर बैठकर और क्या ही कर सकता हूँ यार, खेल देख रहा हूँ, खेलने वाली को देख रहा हूँ, लकी ने निशा से मजाक करते हुए कहा। अब जब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो ही गई थी तो लकी को लगा कि निशा के साथ में मजाक मस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, मतलब तुमसे मिलना चाहती थी। कल की बारिश के मौसम काफी ठंडा हो गया ना, मैं तुम्हारे लिए आज मशरूम सूप बनाकर लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने ये सब अपने लिए बनाया था लेकिन मैं इसे पूरा ना खत्म नहीं कर पाई, शायद थोड़ा ज्यादा बन गया, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए पैक करके ले जाऊं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ना जाने क्यों लकी को उसकी मुस्कान कभी मुस्कान जैसी लगती ही नहीं थी। उसे लगता था कि निशा की बातों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमेशा ही रहती थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम से उस गड़बड़ को छिपा लेती थी। अच्छा, अब जब बच गया है तो चलो मैं ही खत्म कर देता हूँ। लकी ने फिर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे बॉल में खाली कर देती हूँ। वैसे मैं 2 बॉल लेकर आई हूँ, मुझे लगा कि इतना टेस्टी बनाया तो हो सकता है मुझे भी फिर से भूख लगाए। चलो अब हम साथ में सूप का मजा लेते हैं, निशा ने कहा। वो दिल ही दिल में काफी खुश महसूस कर रही थी। उसने पास में ही रखी एक छोटी सी टेबल पर वो दोनों बॉल रखे और उसमें सूप खाली करने लगी। जब वो सूप खाली कर रही थी तो वो चुपके से लकी की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि लकी का सारा ध्यान मैदान के ऊपर था और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। निशा को लगा कि यही सबसे सही मौका था। उसने अपनी जेब से चुपके से वो जहर की डिब्बी निकाली और उसे उन दोनों में से एक बाउल में उड़ेल दिया। लो लकी, मजा लो। निशा ने वो बाउल लकी के हाथ में थमा दिया जिस बाउल के अंदर उसने जहर मिलाया था और अपना साफ बाउल लेकर उसके पास में बैठ गई। निशा, सच में वो आदमी बहुत खुशनसीब होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। तुम आजकल लोगों का कितना ध्यान रखने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर उस टाइम पर तुम्हें क्या हो गया था जो तुम ऐसे बिहेव कर रही थी, लकी ने कहा। सूप की खुशबू उसे सच में बहुत अच्छी लग रही थी। लकी ने मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखा और उस बाउल को अपने मुंह के पास में ले जाने लगा। निशा की आंखें लकी के हाथों और उसके होठों पर ही टिकी थी। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे देख रही थी। एक बार बस लकी सूप को पी लेता तो उसके बाद उसका काम भी खत्म हो जाता और उसकी एक अच्छे से लड़के से शादी हो जाती। लेकिन जब लकी सूप पी ही रहा था तो इधर मैदान में बहुत ज्यादा शोर होने लगा। लकी ने देखा कि राधिका दौड़ते हुए ट्रैक पर गिर गई थी। उसने बाउल मुंह से लगाने से पहले ही हटा दिया और सीधा राधिका की दिशा में बढ़ने लगा। अरे यार, इस साली को भी अभी गिरना था, 5 मिनट बाद नहीं गिर सकती थी, निशा ने राधिका के ऊपर मन ही मन बरसते हुए कहा। उसे राधिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ना सिर्फ इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि राधिका की वजह से लकी ने सूप नहीं पिया, बल्कि उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो और राधिका अच्छे दोस्त थे और अब उसे भी राधिका का हाल पूछने के लिए वहां जाना पड़ेगा। वो अपनी जगह से उठी और अपना बाउल लकी के बाउल के पास में रखकर राधिका की तरफ भागने लगी। तुम ठीक हो ना? ठीक तो ज्यादा लगी तो नहीं? लकी ने राधिका के पास में आते हुए कहा। रीना और मीना भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहले से खड़े थे और उन्होंने भी उसे उठा दिया था। हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूँ, पता ही नहीं कहाँ ध्यान था, देखा ही नहीं कि जूते के फीते खुल गए और मैं नीचे गिर गई, राधिका ने शर्म के मारे कहा। गिरने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। चलो थोड़ी देर हम लोग उस तरफ चलकर बैठ जाते हैं, लकी ने कहा और राधिका को अपने साथ ले गया। वो इस तरह से राधिका को देखकर खुद भी थोड़ा परेशान हो गया था। राधिका, तुम्हारा पैर कैसा है? मैं तुम्हें फर्स्ट एड के लिए लेकर चलूं क्या? कोई बड़ी चोट तो नहीं आई ना? निशा खुद भी राधिका के पास में भागते हुए आई और उसका ध्यान रखने का नाटक करने लगी। तुम तो निकलो यहां से, राधिका जी का ध्यान रखने के लिए ना हम यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं पहले से, निकलो यहां से।
इतने में मीना ने कहा। उसने राधिका के साथ साथ टीना और शीना को भी उस दिन कैंटीन में क्या हुआ था उसके बारे में बता दिया था, और तब से वो दोनों भी उसे पसंद नहीं करती थी। जब निशा राधिका के पास में आकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी तो टीना उसके बीच में आकर खड़ी हो गई, लेकिन लकी और राधिका ने तो दोबारा उसे अपना दोस्त मानना शुरू कर दिया था। और ऐसे में जब वो लोग निशा से इस तरह से बात कर रहे थे तो उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्हें उनकी बातों का बुरा सा लग रहा था। मीना, लकी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था कि मीना का निशा से इस तरह से बात करना लकी को अच्छा नहीं लगा। निशा सिर्फ अपनी दोस्त की चिंता कर रही थी और उसमें भी वो उसे इस तरह से डांट रही थी। वो देख नहीं पा रही थी कि निशा को उसकी कितनी चिंता हो रही थी। ये लकी को अच्छा नहीं लगा। भले ही लकी के कहने पर वो चुप हो गई, लेकिन वो राधिका से अभी भी नफरत ही करती थी। नहीं, मैं ठीक हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राधिका ने बड़े प्यार से निशा से कहा। लकी राधिका को बैठाने के लिए उसी जगह पर ले गया जिस जगह पर वो खुद बैठकर उसे देख रहा था। मीना राधिका को जहां चोट लगी थी उस जगह को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधिका का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा नहीं लगी थी। लकी, राधिका ठीक है। अरे तुमने सूप नहीं पिया? ओहो, ये तो ठंडा हो गया, निशा ने सूप के बाउल की तरफ देखते हुए कहा। उसने बाउल को दूर टेबल पर रख दिया, लेकिन उस टेबल पर आकर कुछ लड़के ने अपना सामान रख दिया और हाथ से टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। जब निशा टेबल के पास में आई तो उसने देखा कि वहां से उसका थर्मस और उसके बाउल गायब थे। मेरा थर्मस कहाँ है? कहाँ है मेरा थर्मस? निशा ने परेशान होते हुए उन दोनों लड़कों से पूछा। निशा, वो रहा तुम्हारा थर्मस, इतने में पीछे से लकी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने पहले ही देख लिया था कि उन लड़कों ने निशा का सारा सामान उठाकर नीचे रख दिया था। मैं तो मर ही गई थी, निशा ने अपने आप से कहा और फिर से अपना सामान लेकर लकी की तरफ आने लगी। इधर लकी ने निशा को उसका बाउल थमाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा बाउल। लकी ने उसे ऐसे ही बिना कुछ सोचे एक बाउल पकड़ा दिया। उसने खुद भी अपना बाउल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन निशा एक पल के लिए चमसी गई। उसने देखा कि वो दोनों बाउल एक जैसे ही नजर आ रहे थे और दोनों अपनी अपनी जगह से हिल भी चुके थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बाउल के अंदर उसने जहर डाला था और कौन सा बाउल साफ था। अगर उसके खुद के बाउल में जहर होता तो लकी की जगह उसकी अर्थी उड़ जाती। जैसे ही निशा ने ये सोचा तो मन ही मन वो नीचे से कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया बनी है यार। इधर लकी तो अपना आधा सूप खत्म ही कर चुका था और निशा की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे देखो ना, राधिका को चोट आई है तो मुझे लगता है कि अभी सूप की सबसे ज्यादा जरूरत ना उसी को है, निशा ने तुरंत ही बात को घुमाते हुए कहा। उसके बाद उसने राधिका को वो बाउल पकड़ा दी और बोली, राधिका, मैंने मशरूम का सूप बनाया है, बहुत अच्छा बना है, तुम भी पी कर देखो। हाँ हाँ, मैंने तो अपना खत्म ही कर दिया, सच में सूप बहुत शानदार बना है, इधर से लकी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। उसने अपना बाउल खाली कर डाला था। अच्छा, राधिका ने कहा और उस सूप की तरफ देखने लगी। वो सच में काफी अच्छा दिख रहा था और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही थी। फिर जैसे ही वो उसे अपने होठों से लगाने वाली थी कि इतने में पीछे से आवाज आई, नहीं राधिका जी, इससे मत पियो, मैं जानती हूँ उस लड़की का दिल ना साफ नहीं है, पता नहीं इसमें क्या घोल कर लाई होगी। मीना ने राधिका का हाथ बीच में ही रोकते हुए कहा। उसे निशा के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मीना, तुमने या तुम में से किसी ने भी आगे से अगर निशा से इस तरह से बात की ना तो मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। निशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात करने का ना तो कोई हक है ना ही जरूरत। वो सूप में क्यों कुछ मिलाकर लाएगी? उसे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? राधिका ने मीना और बाकी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद उसने फिर से मीना के हाथ से वो बाउल छुड़ाया और सूप पी गई। बहुत अच्छा बना है निशा, तुम्हें तो यार रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। देखना, पटना में ना जिस दिन तुम्हारा रेस्टोरेंट खुल जाएगा ना उस दिन बाकी सब लोगों के बंद हो जाएंगे, राधिका ने मजाक करते हुए कहा। अरे यार, कैसी बात कर रही हो? निशा ने ये बात सुनकर जबरदस्ती शर्माने का नाटक किया और उसके बाद वो लकी की तरफ देखने लगी। ना जाने क्यों लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान जैसी मुस्कान नजर ही नहीं आ रही थी। उसके दिल में जैसे नगाड़े बज रहे थे और उसने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध लिया था। वो बहुत नर्वस महसूस कर रही थी और उसी नर्वसनेस में वो अपने हाथों को खुजलाए जा रही थी। वो काफी बेचैन महसूस कर रही थी। वो वहां से अपने बर्तन लेकर निकल गई और हॉस्टल आ गई। यहाँ आने के बाद में उसने अपना सामान बांधा और सीधा पटना यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर निकल आई। उसने शोएब से कहा कि वो उसके लिए हिल्टन होटल में एक कमरा बुक करवा दे। शोएब ने वैसा ही किया और थोड़ी देर बाद में उससे खुद मिलने आ गया। जैसे ही शोएब वहां पर आया तो निशा उछलकर उसकी बाहों में समा गई। बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा,
शोएब, मुझे मुझे डर लग रहा है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है शोएब, कहीं कुछ हो ना जाए। क्या तुमने लकी को वो जहर दे दिया? शोएब को निशा की कोई परवाह नहीं थी। वो तो उससे बस यही जानना चाहता था कि उसने जो काम उसे सौंपा था, उसने वो उससे पूरा किया था या नहीं। उसे उससे ज्यादा लकी के मरने की चिंता खाई जा रही थी। हाँ, मैंने उसे जहर तो दे दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने जहर सच में उसी को दिया है या फिर राधिका को दे दिया है। लेकिन जो भी हो, उन दोनों में से किसी ना किसी की तो जान जानी है। किसी ना किसी एक को तो मैंने जहर दिया ही दिया है, निशा ने कहा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसलिए वो ठीक से ये नहीं कह सकती थी कि किसने जहर लिया था। लेकिन उसके मुंह से ये सुनकर शोएब के होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला था? किसने पी लिया था वो जहर भरा सूप? आपको क्या लगता है, किसकी जान जाने वाली है? और क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निशा जब लकी को जहर देने ही वाली थी कि इतने में भागते हुए राधिका नीचे गिर गई। उसके गिरने की वजह से लकी और निशा उसकी तरफ भाग गए और सूप बीच में ही छोड़ गए। निशा को घबराहट हो रही थी। जब वो वापस आई तो उसे पता ही नहीं था कि कौन सा बाउल उसका है, इसलिए उसने राधिका को अपना सूप दे दिया। जब वो घबराती हुई शोएब के पास में आई और उसे ये सब बात बताई तो शोएब और ज्यादा घबरा गया और निशा से पूछने लगा कि लकी ने जहर पिया या नहीं। मुझे नहीं पता, हो भी सकता है पी लिया हो और हो सकता है कि नहीं पिया हो। लेकिन शोएब, अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी जहर पिया होगा ना, तो भी बात वही है ना। अरे वो दोनों कोई अलग थोड़ी है। मुझे मालूम है कि अगर लकी की गर्लफ्रेंड मर गई ना, खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा वो। निशा शोएब का चेहरा देखकर घबरा गई थी। उसे शोएब से डर लग रहा था और इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए ये सब कह दिया। वो किसी भी तरह से शोएब को बस शांत करवा देना चाहती थी। तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? क्या सच में लकी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड उतनी ज्यादा जरूरी है जितना तुम बता रही हो? शोएब ने निशा की आंखों में घूरते हुए देखा और पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी भी किसी से इतना प्यार कर सकता था। उसने तो कभी ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपनी गर्लफ्रेंड के मर जाने के बाद में खुद भी मर जाता। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगी यार, मैं सच कह रही हूँ। इससे पहले दिल्ली में ना एक बहुत ही बड़े गैंग ने इसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश की थी। वो लड़कियां इसकी गर्लफ्रेंड के साथ में ही पढ़ती थी, लेकिन वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने ना उस लड़की को पानी में डुबा दिया, लेकिन तब लकी ने उसे बचा लिया था। सामने वाले ने इसके ऊपर बंदूक तान दी और गोली भी चला दी, लेकिन फिर भी लकी नहीं रुका और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर उस पूरे गैंग का सफाया कर दिया। निशा ने अपनी बात में वजन डालते हुए कहा। अगर वो ये किस्सा नहीं सुनाती तो शायद शोएब को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर लकी ने भले ही स्कॉर्पियो गैंग के साथ में कुछ भी किया था, लेकिन रुस्तम के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी हाल में इस खबर को बाहर नहीं जाने दे। लेकिन वहां पर जो बच्चे दूसरे लोग खड़े थे और जो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे, वो चाहकर भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे और इसलिए ये खबर बाहर फैल गई कि लकी ने उन लोगों को मारा था। लेकिन फिर भी किसी को तब और अब ये पता नहीं चल पाया कि लकी कितना अमीर आदमी था। इधर निशा की बातों पर शोएब को जरूर भरोसा हो गया। उसकी बात सुनकर वो शांत भी हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं एक बार के लिए तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। शोएब, एक बात बताओ, लकी की डेथ के बाद हम शादी कर लेंगे ना जल्द से जल्द? उसके बाद ना हम हनीमून के लिए कहीं पेरिस किसी जगह पर जाएंगे ना? मैं तो कहती हूँ कि हम 6 महीने का हनीमून मना कर आएंगे, तब तक इधर मामला भी ठंडा हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे को ना और अच्छे से जान भी लेंगे। निशा ने शोएब की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हो सकता है कि मामला शांत हो जाए। वैसे लकी के जाने के बाद तो मामला शांत हो ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा उसके जाने का कोई बड़ा तमाशा करने वाला है। शोएब ने कहा। वो भी अपने ख्यालों में कहीं उलझा था, लेकिन वो जो सोच रहा था वैसा नहीं होने वाला था। वो जहर से भरा सूप उस दिन लकी ने नहीं बल्कि राधिका ने पिया था और उसे पीने के बाद से ही वो काफी बेचैन सा महसूस कर रही थी। राधिका अपने हॉस्टल में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे भयंकर सिर दर्द हो रहा था। इसके साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे थे और उसे अपने आसपास का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो थी कहां और ये सब आखिर चल क्या रहा था। बाकी चारों लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि राधिका की मामूली सी तबीयत खराब हुई है और इसलिए किसी ने भी इसके बारे में लकी को नहीं बताया। लेकिन जब अगले दिन राधिका की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी और चीजें उनके हाथ से भी बाहर जाने लगी, तब उन्हें समझ आया कि यह मामला इमरजेंसी का मामला है और इसके बारे में लकी को बताए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए वो भागी भागी लकी के पास में गई और उसे सारा मामला बता दिया। लकी हॉस्टल में आया और उसने उन चारों लड़कियों की मदद से वो तुरंत
राधिका को हॉस्पिटल ले गया। भर्ती करवाने के बाद में जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और वो जैसे ही बाहर आया तो लकी ने उसे पकड़ लिया और पूछा, डॉक्टर वो कैसी है, उसे क्या हुआ है? लकी बहुत ही बेचैन दिखाई दे रहा था और इसी वजह से उसने उस डॉक्टर का हाथ भी जोर से पकड़ लिया था। उसके सिम्टम्स देखकर तो लग रहा है कि उसके शरीर में किसी तरह का जहर गया है। मैंने टेस्ट कराया है, उसमें 10 में से भी ज्यादा तरह के टॉक्सिन्स निकले हैं। ये सारे वो टॉक्सिन्स हैं जो जहरीले सांपों, जहरीली घास और जहरीले फूलों में से निकाले जाते हैं। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। उस लड़की की हालत अभी ठीक नहीं है और आगे भी लगता है कि और ज्यादा बिगड़ने वाली है। एक बार अगर जहर पूरे शरीर में फैल गया और उससे टाइम रहते नहीं निकाल पाए तो आई एम सॉरी, लेकिन हॉस्पिटल इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, डॉक्टर ने लकी को समझाते हुए कहा। डॉक्टर को लग रहा था कि लकी एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और ये जो लड़की भी है वहां पर लेटी हुई है वो भी कोई आम सी स्टूडेंट है। ऐसे में उसे लगा कि इन लोगों के पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये ठीक से उसका इलाज करवा सके। अगर वो ऐसे हाल में पैसा भी दे देते तो भी वो पेशेंट की जान नहीं बचा सकते थे। इसलिए डॉक्टर पहले ही ये मान चुका था कि इस लड़की की मौत होने निश्चित थी। तुम ये कैसे कह रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? पैसे चाहिए तुम्हें? इलाज करने के लिए पैसे ही लगेंगे ना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम अभी के अभी इसका इलाज शुरू करो, अभी, लकी ने कहा। उसे पहले ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था और इसलिए वो सीधा पैसों की बात पर आ गया। अरे आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। जो जहर उसके शरीर में है उसे पैसों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी पागल हो गया था। एक मामूली सा गार्ड कहां से 1 करोड़ रुपए ला सकता था? लकी को जब उस डॉक्टर का काम समझ नहीं आया तो उसने राधिका को वहां से निकाल लिया और वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। वो उसे बहुत सारे हॉस्पिटल में लेकर गया लेकिन सब जगहों से उसे एक ही जवाब मिल रहा था। आखिर में वो राधिका को लेकर यूनियन हॉस्पिटल आ गया। वहां एक डॉक्टर ने उससे कहा कि वो राधिका के शरीर में से अभी के लिए सारे जहर निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें एक दवाई की जरूरत पड़ेगी। वो उससे राधिका के जिंदा रहने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं लेकिन उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। वो दवा हर रोज राधिका को दी जानी चाहिए और एक दिन की दवा की कीमत 10 लाख रुपए थी। लेकिन लकी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दवा की कीमत क्या थी। वो तो बस कैसे ना कैसे करके राधिका को ठीक करना चाहता था। जब उसने देखा कि राधिका अपने बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी तो उसका दिल टूट गया। वो यहाँ राधिका की हिफाजत के लिए काम कर रहा था और उससे ही इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी? लकी इस चीज के लिए कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। जैसे ही यह खबर राधिका के नाना पृथ्वीराज को मिली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सीधे यूनियन हॉस्पिटल चले गए। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर मामला क्या था, लेकिन राधिका और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो सब लोगों के सामने उसकी पहचान भी उजागर नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर ही रहे। उन्होंने तो वहां आने की हिम्मत कर ली थी लेकिन उन्होंने मेहरा परिवार से किसी और को आने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने लकी को अपनी गाड़ी में बैठाया और सारा मामला जानने के लिए उसे अपने साथ घर ले गए। लकी ने भी डॉक्टर को राधिका का इलाज चालू करने के लिए कहा और वहां से निकल गया। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। मैं ठीक से राधिका का ध्यान नहीं रख पाया, माफ कर देना मुझे। जयंत की देखरेख में लकी पृथ्वीराज के साथ में उसके कमरे में आ पहुंचा था। जैसे ही वो लोग कमरे में आए तो इतने में लकी आते ही सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। उसके दिमाग में अब बस यही सब चल रहा था कि वो राधिका को बचाने के लिए क्या कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था। राधिका पृथ्वीराज की नातिन थी। उन्होंने लकी को सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए रखा था। ऐसे में लकी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी? लकी, उठो, उठो लकी, पृथ्वीराज ने लकी को अपनी जगह से उठाते हुए कहा। लकी सच में कांप रहा था। उन्होंने लकी को शांत करवाने के लिए कहा, देखो लकी, तुम्हारे होने की वजह से आज राधिका हमारे बीच में खड़ी है। मुझे पता है कि तुम सपने में भी हमारे परिवार के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते हो। मुझे पता है कि तुमसे गलती हो गई लेकिन तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटे। मुझे पता है कि इस वक्त जितना मेरा दिल दुख रहा है उतना ही दिल तुम्हारा दर्द हो रहा है। इसलिए हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि राधिका को खतरे से बाहर कैसे निकाला जाए। पृथ्वीराज ने लकी के कंधे को पकड़ते हुए कहा, वैसे अभी राधिका की तबीयत कैसी है? इतने में जयंत ने पूछा। पृथ्वीराज ने भी लकी को देखा और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लकी से यही सवाल कर रहे थे। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि उसके शरीर में ढेर सारे विषैले पदार्थ मिले, पूरे शरीर में जहर ही जहर फैल गया है,
सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका हूँ, सबका यही कहना है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। अभी राधिका यूनियन हॉस्पिटल में है, वहां के डॉक्टर ने कोई दवाई बताई है, उससे कुछ देर के लिए हालत को थाम कर रखा जा सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ टेम्पररी ही होगा। उसकी जिंदगी को उस दवा से भी बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं बचाया जा सकता, लकी ने कहा। उसकी आवाज रुआसी हो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इधर जैसे ही पृथ्वीराज ने लकी का जवाब सुना तो उनके दिल की धड़कन एक बार के लिए रुक गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं राधिका के जाने से पहले वो खुद ही ना चले जाएं। वो अपनी कुर्सी पर गिर गए। जैसे ही वो नीचे गिरे तो इतने में जयंत ने उन्हें संभाला और उन्हें पानी पिला दिया। बाबूजी, आप ठीक तो हो ना? जयंत ने अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछा। वो अपने पिता की इस तरह की हालत देखकर पूरी तरीके से घबरा गया था, लेकिन पृथ्वीराज को कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही उनका चेहरा थोड़ा सा ठीक दिखने लगा तो इतने में लकी ने अपनी जेब से राधिका की टेस्ट रिपोर्ट निकाली और उसे पृथ्वीराज और जयंत को दिखाने लगा, जिसमें जिन जिन टॉक्सिन के नाम लिखे हुए थे। उन्हें पढ़कर उन दोनों का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था। पृथ्वीराज का चेहरा तो फिर से कांपने लगा और उनके शरीर का सारा खून उनके चेहरे में आकर जम गया था। ये तो डेडली पॉइजन है, पृथ्वीराज ने उस रिपोर्ट में लिखी चीजों को देखते हुए कहा। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून जम गए थे। उनकी पुतलियां लाल होने लगी। क्या इसका मतलब राधिका की बॉडी में जो जहर मिला है वो डेडली पॉइजन है? लकी ने तुरंत पूछा। हालांकि वो इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन उसने भी इसका नाम सुना हुआ था। ये सच में बहुत खतरनाक पॉइजन था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका की जान बचा पाएगा या शोएब अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शोएब को निशा से लकी की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल गया था। निशा ने उसे बता दिया था कि लकी में राधिका की जान बसती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उधर सूप पीने की वजह से राधिका की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। लकी उसे हॉस्पिटल भी लेकर आया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। राधिका के बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जब इस चीज के बारे में पृथ्वीराज को पता चला तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। ये जहर जो राधिका के शरीर में मिला है, ये बाजार में नहीं मिलता। इसे एक खास जगह से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है, लेकिन इससे हर कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकता। इसे बाहर के देशों से मंगवाया जाता है। इस जहर को बनाने के लिए ढेर सारे जहरों को एक साथ मिक्स किया जाता है और इसके अलावा इसमें ढेर सारी केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, इसलिए इसे डेडली पॉइजन कहते हैं। इस दुनिया में अभी तक इसकी कोई काट नहीं बनी है, पृथ्वीराज ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उनकी आवाज में उनकी हताशा साफ नजर आ रही थी। लेकिन लकी ने जैसे ही सुना कि जहर की कोई काट नहीं थी तो उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सीधा उसके दिल में आकर कोई बहुत बड़ा सा बम गिरा दिया था। लकी खुद अब नाउम्मीद होने लगा। उसके खुद के भी पैर ठंडे पड़ने लगे और उसे भी चक्कर आ रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका के शरीर में ये जहर आ सकता है कैसे? पृथ्वीराज ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में उनके आंसू साफ नजर आने लगे थे और लकी की आंखें भी ये देखकर एक बार के लिए नम हो गई थी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में उनका सवाल घूमने लगा। आखिर राधिका के शरीर में ये जहर आया तो आया कहां से? लकी ने अभी तक इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही उसे इस चीज की कोई खबर थी। वो मन ही मन इस चीज की तलाश कर रहा था कि आखिरकार राधिका के शरीर में ये जहर आया कैसे। और अचानक से उसकी आंखों के सामने निशा का वो नकली मुस्कुराहट वाला चेहरा आ गया। लकी को याद आया कि निशा ने ही राधिका को सूप पीने के लिए दिया था। लकी ने खुद ये महसूस किया कि उस वक्त निशा थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी। वैसे भी जब से उन लोगों ने निशा को माफ किया था तब से ही वो राधिका का बहुत ध्यान रखने लगी थी। लेकिन राधिका की तबीयत जब खराब होनी शुरू हुई तो वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। निशा गायब थी और उसके गायब हो जाने के बाद ही राधिका की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। ये निशा ने किया है, लकी ने अपने आप से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और निशा पिछले 2 दिनों से क्या कर रही थी वो सब उसके दिमाग में घूमने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये सब निशा का ही किया धरा था। उसने ही राधिका को जहर दिया था। लेकिन लकी जैसे ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा उसे एक और बात समझ में आ गई। निशा राधिका को नहीं बल्कि उसे जहर देने के लिए आई थी। उसने लकी के बॉल में जहर मिलाया था, लेकिन राधिका के गिर जाने की वजह से वो
कंफ्यूज हो गई कि कौन सा बाउल किसका था, और इस चक्कर में उसने अपना बाउल राधिका को दे दिया। राधिका ने उसके हाथ से जहर भरा सूप पी लिया था। निशा की चाल लकी के सामने पानी की तरह साफ हो गई। इसका मतलब था कि राधिका जिस बिस्तर पर अभी लेटी हुई थी, उस बिस्तर पर उसी जगह लकी को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधिका को मेरी जगह मार दिया गया है, इस चीज का मैं दोषी हूं, लकी ने पश्चाताप के भाव से कहा। उसकी आंखों के सामने भले ही पृथ्वीराज बैठा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ निशा का ही चेहरा घूम रहा था। वो निशा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लकी तुरंत मेहरा परिवार के घर से बाहर आया और फिर राधिका के पास में हॉस्पिटल आ गया। वो पूरे रास्ते निशा को फोन लगाता रहा, लेकिन निशा ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। लक्ष्मण जी, राधिका जी को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। इतने में रीना ने लकी के पास में आते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ राधिका के कमरे में ले जाने लगी। लकी भी राधिका के कमरे में आ गया। लकी, लकी, उधर राधिका ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा। वो मुश्किल से अपने होंठों को हिला पा रही थी। उसकी आंखों में खून का रंग दिखना बंद हो गया था और वो पीली पड़ने लगी थी। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी और साथ ही उसकी आवाज भी कमजोर होने लगी। उसके शरीर में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर घुला हुआ था। जैसे जैसे उसका असर बढ़ता जा रहा था, राधिका कमजोर होती जा रही थी। उसकी सांसें टूटती जा रही थी। जैसे ही जहर अपना आखिरी वार करता, उसके बाद राधिका के शरीर में उसकी जान निकल जाती। राधिका, राधिका, लकी ने उसके पास जाकर उसकी हथेलियों को मालिश करना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लकी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कोई जान नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है लकी? मुझे क्या हो गया लकी? क्या हो गया मुझे? ये सब मुझे क्या हो रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक, राधिका ने कहा और फिर से उसकी सांस टूट गई। उसका गला सूखता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। जब लकी ने राधिका को इतनी कमजोर हालत में देखा तो उसका दिल उसके सीने से बाहर आने लगा। नहीं 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 नहीं, राधिका, राधिका आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लकी ने और कसकर राधिका का हाथ पकड़ लिया था और उसे हिम्मत देने के लिए उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें बस मामूली सा जुकाम है राधिका, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। बस तुम्हें कुछ दिन और यहाँ हॉस्पिटल में आराम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम सच में ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा राधिका, लकी ने कहा। अच्छा, चलो ये तो अच्छा है, वरना मुझे तो घबराहट होने लगी लकी, राधिका ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं रह पाई। उसके दांत नीले पड़ते हुए होंठों के बीच में चमक रहे थे। उसने फिर से गहरी सांस ली और लकी से कहा, मुझे लगता है ना लकी, ये सब निशा ने जो मुझे सूप पिलाया था ना, उसी की वजह से हो रहा है। उसके सूप को पीने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना लकी? लकी ने जब राधिका के मुंह से निशा के लिए इतना सब सुना तो उसके मन में फिर से गुस्सा भर आया। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी निशा को जान से मार डाले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। राधिका ने निशा को कितना अच्छा समझा था और वो क्या निकली। लकी को इस सब के लिए अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे सच बताना चाहता था, लेकिन वो ये सब उसे अभी नहीं बता सकता था। वो चारों लड़कियां जो लकी और राधिका के पास में खड़ी थी, जब उन्होंने फिर से निशा का नाम सुना तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन वो भी निशा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जिसकी वजह से राधिका फिर से उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। मुझे नींद आ रही है लकी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बदन टूटा जा रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, राधिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और वो सो गई। लक्ष्मण जी, हमें लगता है ना कि राधिका जी का ये हाल जो हुआ है वो उसी हरामजादी निशा की वजह से हुआ है। रीना से रहा नहीं गया और राधिका की नींद में जाते ही उसने लकी से ये बात कह दी। हाँ, ये सही कह रही है। राधिका जी ने जब से वो सूप पिया ना, तब से उनकी हालत खराब होने लगी और उसके बाद वो निशा गायब भी हो गई। मीना ने रीना की बात में आगे जोड़ते हुए कहा। लकी जानता था कि वो जो कह रही थी सही कह रही थी, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी हाँ पाते ही उन चारों के गुस्से में फिर से एक उबाल आ गया और उन्होंने कहा, हम चारों की चारों अभी जाती हैं और साली को ना सबक सिखा कर आते हैं।
उसकी हिम्मत कैसे हुई राधिका जी को ऐसा सूप पिलाने की? टीना ने कहा, और बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। पहले तो वो गायब हो चुकी है, पटना बहुत बड़ा है और हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो पटना में है भी या नहीं। ऐसे में हम उसे ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कहां? लकी ने निराश होते हुए कहा, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम राधिका को ठीक कर दें। उसके शरीर में कोई बहुत खतरनाक सा जहर खुला हुआ है। मुझे राधिका के लिए इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर की जरूरत है। वो जहां भी हो हमें उसे बुलाना होगा। लकी ने कहा, भले ही वो खुद भी जानता था कि यह काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही वो छोड़ना चाहता था। भले ही पृथ्वीराज ने उसे पहले ही कह दिया था कि इस जहर की कोई काट नहीं थी, लेकिन अपनी तरफ से राधिका के लिए संजीवनी लेकर आना चाहता था। वो इस वक्त किसी भी इंसान की इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो ये कह रहा था कि राधिका को बचाया नहीं जा सकता। अगर उसके बचने की 1% भी उम्मीद थी तो लकी उस उम्मीद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। लक्ष्मण जी, मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। आप राधिका जी को लेकर हमारे साथ हिमाचल हमारे आश्रम चलिए। वहां पर गिरीम का फूल है। उस फूल के रस से बड़े जहर को काटा जा सकता है। हालांकि उस फूल की इस मौसम में मिलने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर हम वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो फूल निकल ही आएगा। रीना ने लकी से कहा। जब लकी आ नहीं था तभी उन चारों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि राधिका को अब कैसे बचाया जा सकता था। गिरीम का फूल? क्या सच में गिरीम के फूल से बात बन सकती है? लकी ने रीना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ लकी जी, हमारी गुरु माँ ने तो हमें यही बताया है कि इस फूल में बहुत जान होती है। ये किसी भी तरह के जहर को काट सकती है। एक बार जब गुरु माँ दूसरों से लड़ाई के दौरान घायल हुई थी ना, तो हमने उनके बड़े बड़े घाव को गिरीम के फूलों के रस और उसकी पत्तियों से लेप लगाकर ढक दिया था। तब तक उनके शरीर में भी जहर फैलना शुरू हो गया था, लेकिन गिरीम के फूल से वो जल्दी ठीक भी हो गई। गुरु माँ तो ये भी कहती थी कि गिरीम के फूलों से मुर्दे में भी जान आ जाती है। मुझे लगता है कि राधिका जी का इलाज भी उसी फूल से किया जा सकता है। अच्छा। लकी ने पहले रीना को देखा और उसके बाद वो राधिका की तरफ देखने लगा। वो यहाँ उसके पास में बैठा बड़ा उदास और हताश महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलता जा रहा था। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था और अगर ऐसे में लकी कोई कदम नहीं उठाता तो शायद बहुत देर हो सकती थी। ठीक है, हम राधिका को अभी तुरंत हिमाचल लेकर चलेंगे। लकी ने डिसीजन ले लिया था और उन चारों से कहा, शीना, जल्दी से हमारे जाने की टिकट करवाओ। हम आश्रम जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी की टिकट करवाओ। रीना ने शीना से कहा। शीना ने अपना फोन निकाला और सबसे जल्दी की फ्लाइट की टिकट देखनी शुरू कर दी। शीना को कल सुबह 9 बजे की 6 टिकट मिल गई। उसने पैसों की चिंता नहीं की और सीधे टिकट बुक कर दिया। तब तक लकी हॉस्पिटल वाले से बोलकर राधिका के लिए वो दवाई मंगवा चुका था जिससे उसे कुछ देर तक जिंदा रखा जा सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गिरीम का फूल इन लोगों को मिलता? क्या वो फूल राधिका की जान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।